नमस्कार, मैं BD अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम चर्चा करेंगे प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 292C। ये सेक्शन है जब विभाग का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई सर्वे करता है या सर्च करता है, और सर्वे और सर्च के दौरान में आपके यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलते हैं, लूज पेपर्स मिलते हैं या और चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें विभाग का प्रिजम्पशन क्या होता है, उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो सेक्शन 292C जो कि इंसर्ट किया गया था 2007 में, लेकिन इसको विद रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट दिया गया 1/10/2075 से, मतलब असेसमेंट ईयर 76-77 से ये सेक्शन इफेक्टिव है। और ये सेक्शन कहता है, ये सेक्शन प्रोवाइड करता है प्रिजम्पशन पर, प्रोवाइड्स द प्रिजम्पशन सो एज टू एसेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एटसेट्रा to the effect that such assets, books of account, etc. belong to the person from whose possession and control they were seized, that the contents of such books of account and other documents are true, and signature and every other part of such books of account and other documents are in the handwriting of such person. तो इसके अंदर तीन इंटीग्रेंट है अब सेक्शन के, कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट जहाँ से मिली हैं तो उसमें ये प्रच्यूम किया जाएगा कि जिसके पोजीशन में हैं वो उसकी हैं, जो उसमें कंटेंट्स हैं वो उसको बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से जो सिग्नेचर हैं एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच बुक बिलोंग टू द सच पर्सन जिसकी कस्टडी से, जिनके पोजीशन से ये बुक्स ऑफ अकाउंट मिले हैं। ये सेक्शन जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था और टैक्स में प्रोविज़न था सेक्शन 132(4)A, तो प्रायर टू इंसर्शन ऑफ सेक्शन 269(2)C प्रिजम्पशन अबाउट द बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स एज टू द ट्रूथफुलनेस ऑफ देयर कंटेंट्स or they belong to the person from whose possession and control they were found by also provided under section 132(4)A. However, court have held that such presumption under section 132(4)A is available only to the summary proceedings under section 132(5). 132(5) के अंदर एक समरी असेसमेंट करना था, जिसके अंदर जो आपकी एसेट्स हैं या जो प्रमा फेसी चीज़ें लेनी हैं, तो ये प्रिजम्पशन सेक्शन 132(5) तक ही वैलिड थी। और उसके बाद जो रेगुलर असेसमेंट है, तो रेगुलर असेसमेंट के लिए ये अलग से देखने की दरकार थी। तो इस तरीके से दैट वाज द प्रिजम्पशन। अब हमारे पास दो सेक्शन हैं, सेक्शन 132(4)A और सेक्शन 292C। तो यदि हम इनको कंपेयर करें तो इसमें तीन टर्म निकल के आती हैं। वो कहता है कि जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वो मे बी प्रेज्यूम्ड हो सकती हैं। ये अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था दैट द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ PR मेतरानी वर्सेस CIT एक्सप्लेन द कंसेप्ट द प्रिजम्पशन एंड एक्सप्रेशन मे बी प्रेज्यूम्ड एज अंडर। A presumption is an inference of the fact drawn from other known or proved facts. It is a rule of law under which courts are authorized to draw a particular inference from a particular fact, and these are the three types. One is may presume. May presume is a discretionary power of the assessing officer or the authorized officer कि वो डॉक्यूमेंट को कॉन्गिजेंस लें या ना लें। दूसरा है सेल्फ प्रेज्यूम, जिसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है
कोई आपके यहाँ से डॉक्यूमेंट मिला है तो वो आपको बिलोंग करता है और उसकी कॉन्ग्निजेंस डिपार्टमेंट ले। ऐसे ही थर्ड है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब ये होता है that an artificial probative effect by the law to certain facts, no evidence is allowed to be produced with a view to convicting that effect. In this sense, this is a irrebuttable presumption. मतलब डिसाइड कर लिया, शैल 3 कैटेगरी हुई, मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि वो उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने कॉन्ग्निजेंस लेना ही है। अब जब हमें ये पेपर मिलते हैं तो ये कई कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। अब व्हाट इज़ द लूज पेपर? लूज पेपर मीन्स डिटैच्ड, फ्री, सेपरेट, अनअटैच्ड, अनबाउंड, अनकनेक्टेड, अनफास्टेंड, अनलेस्ड और यूनाइटेड पेपर्स, अनयूनाइटेड पेपर्स। जैसे आपकी टेबल पर बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं और वो ना तो स्टेपल हैं ना बंडल में हैं और तितरे बितरे पड़े हुए हैं, और उन पेपरों को हम लूज पेपर कहते हैं। डिपार्टमेंट अपनी सुविधा के लिए उनको एक इकट्ठा कर लेता है, स्टेपल कर लेता है, टैग में डाल देता है, तो दिस आर लूज पेपर। ए लूज पेपर मे बी ए सिंगल सीट और पेपर ऑन विच सर्टेन नोटिंग्स मे बी रिकॉर्डेड। दे आर बाउंड। There is no apparent continuity from one loose paper to another unless investigation established a continuity between 2 or more sheet of paper. जैसे मेरे टेबल पर कुछ पेपर मिले और कुछ पेपरों को इकट्ठा कर लिया। अब मेरे डेट बाई कोई ट्रांजेक्शन्स है, मैंने किसी पर डेट लिखी हुई है या पेज नंबर लिखा हुआ है, तो डिपार्टमेंट उसको इकट्ठा कर लेता है और उसकी कंटिन्यूटी बना लेता है, तो वो एक फैक्ट बन सकता है, उसको डिपार्टमेंट स्टेबलिश करने की कोशिश करता है। इन कंट्रास्ट ए डायरी और नोटबुक कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ द पेपर विच आर स्टेपल्ड और बाउंड और पंच्ड टुगेदर विच गिव्स ए ओकेजन फॉर ए कंटिन्यूस राइटिंग सेपरेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड, लूज पेपर और ए सिंगल शीट और ए पेपर जनरली कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ मेमोरेंडम, शॉर्ट नोट्स और समरी और इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स। तो आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन कि लूज पेपर क्या है और लूज पेपर की सिग्निफिकेंस क्या है। ये डिपेंड करता है आपके ऑथराइज ऑफिसर पर, असेसिंग ऑफिसर पर, वो लूज पेपरों को आपको एविडेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं विद द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ऐसे अब नाउ व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट क्या है? ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी असेसमेंट होता है तो उसमें जो लूज पेपर, डॉक्यूमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट को हमें समझना पड़ेगा वो चीज़ क्या है। तो व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट? ये डॉक्यूमेंट में बी रिटन और प्रिंटेड पेपर और बियर्स द ओरिजिनल, ऑफिशियल और लीगल फॉर्म ऑफ समथिंग एंड कैन बी यूज टू फर्निश द डिसिसिव एविडेंस और इंफॉर्मेशन। इट कैन बी एन एग्रीमेंट, डीड, बिल, ऑर्डर्स, रिटर्न्स ऑफ इनकम, बैलेंस शीट और ऑडिटेड अकाउंट्स, citations, photograph, etc., which can be used as an evidence during the dispute before any court of law. A document contains methodological record of the transaction, events, agreements, etc. It can be on hard paper, it can be in electronic media, or it can be one sheet or in several sheets. It can be loose, it can be bound. This has been held by the Honorable Supreme Court. So, what is the document? आई थिंक इट इज़ आपको क्लियर होगा कि यदि मान लो आपका कोई डीड है, पार्टनरशिप डीड है, सेल डीड है, एटसेट्रा, जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। अब नो व्हाट इज़ द बुक्स ऑफ अकाउंट? बुक्स जो है ऑलरेडी इनकम टैक्स में डिफाइन कर रखी हैं, लेकिन विद द पर्पज ऑफ सेक्शन 132(4) और 292C की व्हाट इज़ द बुक्स ऑफ अकाउंट इज इंपॉर्टेंट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेसमैन इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड often consist of the cash books, journal, ledger and various other records of the account. तो this is the books of account. Books of account को define किया हुआ है। अब लूज जो पेपर हैं वो बुक्स की डेफिनेशन में नहीं आते। ये इन केस ऑफ इन केस ऑफ BC शुक्ला, CBI वर्सेस BC शुक्ला, AIR 1998, सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया
कि बुक्स ऑर्डनरी मीन्स ए कलेक्शन ऑफ द शीट्स ऑफ पेपर और अदर मटेरियल ब्लैंक रिटन और प्रिंटेड फास्टेन और बाउंड टुगेदर so as to form a material whole. Loose sheets or scraps of paper cannot be termed as a book, for they can be easily detached and replaced. तो मैंने आपको बताने की कोशिश की what is books of account, what is loose paper, what is document. These are all used during the course of assessment proceeding after search and seizure. तो अब the issue which is important to consider here कि जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं और उसमें एंट्रियाँ होती हैं, डेबिट में होती हैं, क्रेडिट में होती हैं। जो क्रेडिट एंट्रियाँ होती हैं इसका मतलब है कि आपने लोगों से पैसा लिया, वो लोन के रूप में भी हो सकता है, आपकी क्रेडिट सप्लाई के अगेंस्ट भी हो सकता है। तो डिपार्टमेंट यह ट्राई करता है कि भाई जो आपकी क्रेडिट एंट्री हैं वो आपकी इनकम है, दैट इज़ अनडिस्क्लोज इनकम, और आपको वो ये एक्सप्लेन करना होता है कि जो क्रेडिट है वो सेक्शन 68 में उसका प्रोविज़न दिया हुआ है। यदि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते और इस्टेब्लिश नहीं कर पाते उसका सोर्स, तो वो आपकी इनकम में जोड़ा जाता है। इसी तरीके से डेबिट साइड में 69 सेक्शन अप्लाई करता है, जिसमें वो कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट है। तो सेक्शन 269(2)(c एंड 290(62)(c एंड सेक्शन 68 इनकी एप्लीकेशन क्या है, तो इसको डिफ़ाइन किया है, कोर्ट ने भी डिफ़ाइन किया है कि सिंस लूज पेपर्स डू नॉट फॉल विद इन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द बुक्स ऑफ द असेसी मेंटेन फॉर द प्रीवियस ईयर, द बेनिफिट ऑफ डीमिंग फिक्शन अंडर सेक्शन 68 कैन नॉट बी टेकन बाय द AO। मतलब जब तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगी तो वो सेक्शन 68 के अंदर कवर नहीं की जा सकती। अब इन द सिमिलर मैनर ए लूज पेपर कंसिडर्ड along with the statement recorded under section 131 can certainly considered as a relevant material having evidentiary value। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि आपके यहाँ एक पेपर मिला और इस पेपर का असेसिंग ऑफिसर ने, ऑथराइज ऑफिसर ने एक्सप्लेनेशन पहुँचा अंडर सेक्शन 131 और आपने उसको जवाब दिया। तो जो आपका जवाब दिया गया है अंडर सेक्शन 31 में, तो उसको उसकी इम्पोर्टेंस समझी जाएगी और डिपार्टमेंट इस पोजीशन में है कि भाई जो पेपर है वो आपकी कैश क्रेडिट है। कैश क्रेडिट का मतलब जरूरी नहीं कैश में पैसा आया हो, चेक से भी पैसा आया हो और तरीके से भी पैसा आया हो, तो उसके अंदर उसको जो है कंसिडर किया जाएगा ना। तो द रेवेन्यू कुड नॉट बी परमिटेड टू यूज द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच इज़ बेनिफिशियल टू इट एंड रिजेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच इज़ डिटरमिनेंटल। इसका मतलब ये है कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया है उसको एज ए होल डिपार्टमेंट को लेना होगा। ये नहीं कि मेरा स्टेटमेंट कट पीस में ले लें, कोई मतलब कुछ निकलता है लेकिन कट पीस में उसको ले लें, तो पूरा ही स्टेटमेंट एज ए होल डिपार्टमेंट को कंसीडर पड़ेगा। तो इस तरीके से दे आर नंबर ऑफ द जजमेंट ऑन दिस, बिकॉज इन एवरी सेक्शन वी हैव सीन इट कि प्रिजम्पशन बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रिजम्पशन के तहत ये इस्टेब्लिश होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो भी एसेट्स मिली हैं, जो भी आपकी किताबें मिली हैं, वो असेसमेंट में कैसे यूज होंगी। तो मैंने प्रयास किया है आपको कि व्हाट इज़ द लूज पेपर, व्हाट इज़ द बुक्स एंड व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट। मेरे ख्याल से जब आप असेसमेंट कराएंगे तो इस बात पे ध्यान रखेंगे कि कौन सा पेपर आपके असेसमेंट के लिए उपयोगी हो सकता है और कौन सा पेपर आपके लिए उपयोगी नहीं है। देयर इज आल्सो वन कंसेप्ट ऑफ द डम्प डॉक्यूमेंट। डम्प डॉक्यूमेंट क्या होता है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपकी टेबल में मिलती हैं, तो बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं जिसका जो है कोई मतलब नहीं होता और जिसकी लिंकेज नहीं मिलती, तो उसको डंप डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। तो डंप डॉक्यूमेंट को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, ए डॉक्यूमेंट मे बी स्पीकिंग और डंप। स्पीकिंग मीन्स
जो अपने आप एक्सप्लेन कर रहा है। It all depends on whether all the integrants components for levying taxation are clearly decipherable from the document either on standalone basis or an association with other document or investigation। मतलब 10 पेपर मिले और एक पेपर जो डॉक्यूमेंट है वो दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक कर लेता है तो वो स्पीकिंग डॉक्यूमेंट बन जाता है। यदि वो लिंक नहीं हो रहा तो वो डम डॉक्यूमेंट हो जाता है। The component which enter into the concept of taxation are first the transaction events which attract the levy, second the person on whom the levy is imposed and who is obliged to pay the tax, third the assessment year in which charge of the income tax is levied, fourth whether any taxable income arises from the transaction recorded in the document। तो ये जो मैंने बताया डम डॉक्यूमेंट को भी जब डिफरेंट एंगल से हम देखते हैं और डिपार्टमेंट ये इस्टेब्लिश कर देता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये डम डॉक्यूमेंट नहीं है बट इट इज रिलेटेड विद अदर डॉक्यूमेंट, तो वो स्पीकिंग डॉक्यूमेंट बन जाएगा और उसका इफेक्ट असेसमेंट में आएगा। तो दी आर आई हैव ट्राई टू इस्टेब्लिश explain to you कि what is the loose paper, what is the books, what is the dumb document and how they are important to the course of assessment proceeding, particularly in case of substance seizure। तो मैं समझता हूँ मैंने अपनी बात आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, ये आपको उपयोगी होगी। और यदि आप इस संदर्भ में मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे मेल एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।